नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सेना में अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों के मन में कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब तब तक नहीं मिला जब तक विरोध हुआ, हंगामा हुआ, आगजनी भी हुई। अब सेना ने अग्निपथ योजना को लेकर सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और आज सेना ने अग्निवीरों की भर्ती का पहला नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सेना ने साफ किया है कि वो अग्निपथ योजना से पीछे नहीं हटेगी। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? चौदह जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ और उसके बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया। दर्जनों ट्रेन की बोगियां जला दी गई, सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, सड़क पर प्रदर्शन और हंगामे हुए। लेकिन सरकार और सेना ने अब साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। सेना झुकेगी नहीं, अग्निपथ पर आगे बढ़ती जाएगी। थल सेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को आर्मी ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती शुरू हो गई है। जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रविवार को सेना के तीनों अंगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होंगी। करीब 25,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग दिसंबर में शुरू हो जाएगी। भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए। एंड सबके अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज है, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज है। करीब 40,000 अग्निवीरों के चयन के लिए देश भर में कुल 83 भर्ती रैलियां होंगी। साफ है कि सेना अग्निपथ योजना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। सेना ने छात्रों से विरोध छोड़कर भर्ती में शामिल होने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि जो कैंडिडेट हिंसा में शामिल पाए जाएंगे उनको अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. Finally, उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। सेना का कहना है कि लोगों के पास अग्निपथ स्कीम की जानकारी नहीं थी, इसलिए विरोध हो रहा था। जैसे जैसे लोगों को अग्निपथ स्कीम की विस्तार से जानकारी मिली, हर सवाल का जवाब मिल गया, आशंकाएं दूर हो गई। सेना अग्निपथ स्कीम को क्रांतिकारी कदम मान रही है। इस स्कीम से सेना में बड़ा बदलाव आएगा, यूथ और अनुभव का बैलेंस बढ़ेगा। रही बात 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, तो सेना का कहना है कि जब 4 साल बाद अग्निवीर घर लौटेगा तो उसके पास विशेष योग्यता होगी, फौज के वैल्यू और अनुशासन होगा जो उसे आगे बढ़ने और समाज में अपनी अलग जगह बनाने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको अग्निपथ के पहले नोटिफिकेशन की डिटेल बताते हैं। अग्निवीर 2 तरह के होंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं अग्निवीर ट्रेड्समैन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं पास होगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2 साल की छूट दी गई है। शारीरिक शैक्षणिक मापदंडों में कोई बदलाव नहीं है, ये पहले की तरह ही होंगे। अग्निवीर फौज में 4 साल की सेवा कर सकेंगे। 4 साल की सेवा के बाद इनमें से 25% नियमित सैनिक बनेंगे।
और जो 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड अग्निवीरों को चिकित्सा और डिफेंस कैंटीन सुविधा भी नहीं मिलेगी। अग्निवीरों के वेतन की बात करें तो पहले साल 30,000 रुपए महीना मिलेगा, दूसरे साल 33,000 रुपए महीना, तीसरे साल 36,500 रुपए और चौथे साल 40,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। सेवा के दौरान अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। हर महीने अग्निवीरों के वेतन से 10% की रकम कटेगी जो एक फंड में जमा होगी और इतनी ही रकम सरकार भी अलग से जमा करेगी। सेवा समाप्ति पर अग्निवीर को एक मुश्त 10,04,000 रुपए मिलेंगे। अग्निवीरों को महंगाई भत्ता, मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा, लेकिन रिस्क, हार्डशिप, राशन, वर्दी और यात्रा भत्ता मिलेगा। 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा जिसमें अग्निवीरों को प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले अग्निपथ योजना लॉन्च होने के बाद से रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की लगातार 2 दिन बैठक हुई और माना यह जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलेंगे तो अग्निपथ योजना पर चर्चा हो सकती है। अग्निपथ पर सेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो न रुकेगी न झुकेगी और नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और इस बीच कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अग्निपथ योजना पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। जब से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है तब से चौकीदार शब्द भी काफी सुनाई दे रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 4 साल बाद अग्निवीर चौकीदार की नौकरी के काबिल ही बचेगा। यही नहीं, विपक्ष का तो यह भी कहना है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर फौज से लौटेंगे उन्हें आरएसएस में शामिल कर लिया जाएगा। यानी विपक्ष इस योजना में किसी साजिश की आशंका की थ्योरी निकाल रहा है। अग्निवीरों पर हो रही सियासत पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आज भारत बंद के दौरान देश भर में क्या क्या हुआ। सेना में अग्निपथ के विरोध में सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि किसने भारत बंद का ऐलान किया, ये अभी भी सस्पेंस है। लेकिन सोमवार को भारत बंद तो नहीं हुआ, लेकिन सड़क जाम जरूर दिखाई दिया। छात्र सड़क पर नहीं उतरे, आगजनी तोड़फोड़ भी नहीं हुई, लेकिन सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए हंगामे पर उतर आईं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता शिवाजी ब्रिज और तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट गए और ट्रेनें रोक दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी हंगामा किया। यहां भी ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें हटा दिया। जगह पर इन्होंने कुछ देर के लिए एक ट्रेन रोक दी थी, लेकिन तुरंत फोर्स पहुंची और फोर्स ने उनको हटाया। ये जो तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन है, इससे आगे ये ट्रेन नई दिल्ली के लिए जाती है, तो इस जगह पर ट्रेन को रोका गया, लेकिन फोर्स तुरंत ही पहुंची और स्टेशन से इनको अलग कर दिया गया और प्लेटफॉर्म से अब इनको हटाया जा रहा है। देखिए प्लेटफॉर्म की हम तस्वीरें दिखाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर भी प्रदर्शन किया। हंगामे और प्रदर्शन की वजह से कैनॉट प्लेस में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सोमवार को दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कड़े इंतजाम किए थे। बैरिकेडिंग की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। नोएडा में भी भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। कोई प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस की सुरक्षा की वजह से नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। बिहार सहित देश के बाकी हिस्सों में शांति रही, लेकिन बिहार जाने वाली 500 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा। दर्जनों ट्रेनें सोमवार को भी रद्द रही। इसकी वजह से पटना जंक्शन पर यात्री परेशान रहे। इस भारत बंद का कितना असर हो रहा है, ये जानने के लिए हम बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। आपको बता दें, अधिकतर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि
पिछले कई दिनों से छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर ट्रेनों में आगजनी की गई। मुझको भी बहुत सोच है कि यहाँ पर बहुत प्रशासन यहाँ बहुत है, आग लगा दिया ट्रेन में। हम हावड़ा से आए, चंडीगढ़ हावड़ा से। अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रही सियासी पार्टियां छात्रों को डरा रही हैं। डर इस बात का कि 4 साल बाद अग्निवीरों का भविष्य अंधकार में होगा, उन्हें चौकीदार की नौकरी ही नसीब होगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार बार चौकीदार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आप ये क्यों चाहते हैं कि 4 साल तक देश की रक्षा करने के बाद यही युवा पूर्व सैनिक उद्योगपतियों के घर के बाहर नौकरी की लाइन में खड़ा हो या बीजेपी के दफ्तरों के बाहर चौकीदारी करे। ओवैसी तो ओवैसी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चौकीदार के बयान ने भी आग में घी का काम किया। इसमें बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इतनी अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जाओ। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। सिर्फ चौकीदार ही नहीं, विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि अग्निपथ योजना के पीछे RSS की कोई साजिश है। कांग्रेस और RJD दोनों ने आरोप लगाया कि 4 साल बाद अग्निवीरों को RSS का काडर बनाया जाएगा। ये तो 46,000 युवकों को वो क्या तैयार करके RSS में लाना चाहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। कभी आपने सुना है क्या किसी देश में ऐसा हुआ है? RSS का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया, कहा देश के नौजवानों को बरगलाना और भ्रम पैदा करना बंद करें। जो हमारे देश के नौजवान हैं वह यह समझ गए हैं कि यह शुद्ध रूप से राजनीतिक दल उनको सेना में भर्ती होने के मार्ग में बाधा डालने के लिए साजिशें कर रहे हैं। भ्रम में डालना बड़ा आसान है, लेकिन मैं बोलूँगा इस अपने देश के यूथ को कि आप किसी भ्रम में मत आइए। ये लोग, इनका बस चले तो ये भारत को ही बंद कर दें, परमानेंट बंद कर दें। भारत को लूटने वाले लोग हैं। सियासत अपनी तरफ है। अग्निपथ योजना की शुरुआत हो चुकी है, भर्ती शुरू हो गई है। सेना को पूरा भरोसा है कि इससे फौज मजबूत और आधुनिक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए, आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुई। लेकिन हिंसक घटनाओं के लिए युवाओं को उकसाने का काम कई कोचिंग सेंटरों ने किया, जिन पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा उपद्रव किया जा सके। यूपी समेत बिहार में खास तौर पर ऐसे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बिहार 4 दिन तक जलता रहा। कहीं ट्रेनों को फूंका गया तो कहीं गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस चौकियां भी आग के हवाले की गईं। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने वो उपद्रव किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खास बात यह भी रही कि प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं के बीच ऐसे लोग भी थे जिन्हें देखकर सवाल उठता है कि क्या ये वाकई देश की रक्षा करने लायक हैं भी या नहीं। लेकिन इस अग्निकांड के पीछे ये उपद्रवी कहां से कोचिंग ले रहे थे, अब उनको लेकर भी हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो खुलासे हुए उनमें से ऐसे कई कोचिंग सेंटरों की भूमिका सामने आई है जो युवाओं को सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग देने की बजाय भड़काने की कोचिंग दे रहे थे। इसके लिए ये सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे थे। कोचिंग सेंटरों ने इन युवाओं को भड़काते हुए उन्हें जीवन की आर पार की लड़ाई का ज्ञान दिया। यही नहीं, इन लोगों ने ब्रेन वॉश करते हुए कहा कि जितना सरकारी संपत्ति का आप नुकसान करोगे, आगे चलकर सरकार को पुरानी बहाली प्रक्रिया फिर लागू करनी होगी।
इस वक्त हम पटना जिले के मसौढ़ी में मौजूद हैं और 18 जून को मसौढ़ी के इसी इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने यह बताया कि यहां पर जो कोचिंग सेंटर्स चलते हैं उसमें छात्रों को भड़काया गया था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम लिखे थे, जिसमें से एक यथार्थ कोचिंग भी था। और आप देखिए इस वक्त हम इस गली में मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें से एक यथार्थ क्लासेस भी यहां पर मौजूद है। और जो शिकायत थाने में की गई थी मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसमें यह लिखा गया था कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे थे और उनमें से ही एक कोचिंग सेंटर ये भी था। बिहार में अब तक ऐसे 6 कोचिंग सेंटरों पर केस दर्ज हुए हैं जिन्होंने इस अग्निकांड को भड़काने का ताना बाना बुना है। इनमें मसौढ़ी में 4 कोचिंग सेंटर, मनेर में 1 कोचिंग सेंटर और दानापुर में 1 कोचिंग सेंटर पर केस दर्ज किया गया है। पटना के मसौढ़ी में 18 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा हुई थी और रेलवे स्टेशन पर आगजनी हुई थी। अब यहां के 4 कोचिंग सेंटरों पर केस दर्ज किया गया है। यथार्थ कोचिंग, डीडीएस कोचिंग, आसुरा कोचिंग, आरक्षण कोचिंग, चारों कोचिंग सेंटरों को सील भी किया जा चुका है। आधार पर चिन्हित करके बाकी लोगों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है और जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनसे पूछताछ के क्रम में और उनके मोबाइल, व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स, उसके आधार पर हम लोगों को 6 कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें पाई गई है। इसमें टाइगर कोचिंग संस्थान है मनेर में और एक दानापुर में भी कोचिंग संस्थान है, मसौढ़ी के 4 हैं, इसमें आरक्षण कोचिंग संस्थान है, डीडीएस कोचिंग संस्थान, इस तरह से। तो इन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और इनसे पूछताछ भी हो रही है और बाकी आगे जो कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ये कोचिंग सेंटर्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी करवाने के नाम पर खुले थे। बिहार में अब तक 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 190 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में गया में भी आगजनी और उग्र प्रदर्शन हुआ और यहां भी कोचिंग सेंटरों की भूमिका का खुलासा हुआ है। अब अधिकारी आगे की जांच में जुटे हैं। गया के जितने भी कोचिंग सेंटर मालिक हैं वो वहां से भागे हुए हैं। अभी तो सभी कोचिंग संस्थान बंद करके भागे हुए हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन डीएम साहब के द्वारा जो स्टेप लिया गया है जिसमें कहा गया है कि 23 तारीख तक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, उसकी जांच हो रही है। यदि प्रमाणित हो जाता है तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गया में भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की बातें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पर्चे लगातार वायरल किए गए। गया प्रशासन की जांच में यह भी सामने आया कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर के संचालक भड़काने, उकसाने और उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से लेकर जिला मुख्यालयों पर कोचिंग सेंटर के आसपास के इलाकों में छात्र ज्यादा उत्तेजित दिखे। हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कुछ संदेश और वीडियो भी मिले हैं जो कोचिंग संचालकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, कुछ कोचिंग संस्थानों का वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप मैसेज मिला है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो जो मिला है कुछ कोचिंग संस्थानों का, उनके आधार पर हम लोग उनकी भूमिका का भी सत्यापन कर रहे हैं। पटना पुलिस ने 4 ब्लॉगर्स को भी गिरफ्तार किया है। उन पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का आरोप है। श्रवण कोशांग है, तो कल हम लोगों ने 4 ब्लॉगर्स को अरेस्ट किया है जो कि इस प्रकार की जो भ्रांतियां और उस प्रकार की जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने तकरीबन ऐसे ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम के अकाउंट्स चलाते हैं, जिनके साथ बहुत स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो कि मोबिलाइजेशन का उनको दिग्भ्रमित करते हुए और हिंसात्मक कार्रवाइयों के लिए उत्प्रेरित कर रहे थे। ऐसे अब आपको बताते हैं कि अग्निपथ पर कितने भड़काऊ ग्रुप यानी सोशल मीडिया पर बने हुए ग्रुप को बैन किया गया है। दरअसल अब तक 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन किए जा चुके हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फर्जी जानकारी दी जा रही थी। सरकार ने इन सभी ग्रुप्स पर सख्त एक्शन लिया। इसके जरिए भड़काऊ पर्चे वायरल किए जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को भी एकजुट किया गया था। बिहार की राजधानी में 4 ब्लॉगर गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग भड़काऊ पोस्ट तैयार कर रहे थे, जबकि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया गया है। ये लोगों को भड़काने के लिए अपने ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा था और मैसेज वायरल कर रहा था। ये कार्रवाई मोरावा पुलिस ने की है। इसी तरह मेरठ में भी सोशल मीडिया पर दिल्ली कूच का पोस्ट करने के लिए कोचिंग सेंटर पुलिस के राडार पर हैं। देवरिया में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जो कि भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रहा था।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में 22 दिन बाद आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश को दिल्ली पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। शूटर से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए 2 मॉड्यूल एक्टिव थे। दोनों कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के टच में थे। बोलेरो को कशिश चला रहा था। उस टीम का हेड प्रियव्रत फौजी कर रहा था। उसके साथ अंकित सिरसा और दीपक मुंडा थे, जबकि दूसरे मॉड्यूल को मनप्रीत मन्नू लीड कर रहा था। कोरोला गाड़ी को जगरूप चला रहा था। मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा हुआ था। सबसे पहले मूसेवाला पर शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से फायर किया। उसके बाद बाकी शूटर्स कोरोला से उतरे और बोलेरो से भी 4 शूटर उतरे थे। सभी 6 शार्प शूटर ने फायरिंग की। जब इन्हें पता चल गया कि अब मूसेवाला बच नहीं पाएगा तो सब के सब अलग अलग लोकेशन में फरार हो गए। हत्या के 22 दिन बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी। मूसेवाला हत्याकांड के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। 6 शूटर्स ने मारी थी सिंगर को गोलियां। दिल्ली पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। तो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। 29 मई को पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी थार जीप पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की और घटना में मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें हत्यारे नजर तो आ रहे थे, लेकिन पुलिस हत्यारों तक पहुंच नहीं पा रही थी। हत्या के 21 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश को दिल्ली पुलिस ने 30 से साथी केशव के साथ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाले मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहां आप देख सकते हैं जिसमें 3 जो लोग हैं, इसमें एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम प्रियव्रत फौजी है, जो कि मेन शूटर बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का। और इसी के साथ बाकी जो दूसरा जो शख्स है उसका नाम कशिश है और तीसरा जो शख्स है उसका नाम केशव बताया गया है। शूटर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि मूसेवाला की हत्या में कुल 6 शार्प शूटर शामिल थे, जो कोरोला और बोलेरो में सवार होकर आए थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि अगर मौके पर हथियार फेल हो जाते या मौके पर कोई खतरा होता तो शार्प शूटर ने मूसेवाला पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग कर रखी थी। मूसेवाला की हत्या के बाद इन शार्प शूटरों ने गोल्डी बराड़ को कॉल कर कहा था कि काम हो गया। हाँ, मारने के बाद इसने इनकी कॉल हुई और इसने बोला कि काम कर दिया। पुलिस के मुताबिक मर्डर में 2 मॉड्यूल एक्टिव थे। दोनों कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के टच में थे। एक मॉड्यूल के 4 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। यह गाड़ी आज गिरफ्तार किया गया कशिश चला रहा था। पहले मॉड्यूल को प्रियव्रत लीड कर रहा था और इसी गाड़ी में अंकित सिरसा भी बैठा हुआ था। दूसरा मॉड्यूल कोरोला गाड़ी में सवार था। इस कार को केशव चला रहा था। इसमें जगदीप, रूपा और मनप्रीत बैठे हुए थे। कोरोला कार ने सिद्धू की कार को ओवरटेक किया और मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से फायरिंग की थी। सबसे पहले मनप्रीत मन्नू ने ही AK-47 से मूसेवाला पर फायर किया, जिसकी गोली मूसेवाला को लगी। इससे मूसेवाला की थार वहीं रुक गई। 2 शूटर कोरोला से उतरे और बोलेरो से भी 4 शूटर उतरे। सभी 6 शार्प शूटर ने फायरिंग की। जब इन्हें पता चल गया कि अब मूसेवाला बच नहीं पाएगा तो सब के सब वहां से फरार हो गए। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स। काफी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है। तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहां से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। इन आरोपियों के पास से 8 हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया गया है। इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल, 3 पिस्टल,
36 राउंड कारतूस, एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का भी मिला है। गिरफ्तार किए गए शूटर्स में से एक का नाम प्रियव्रत फौजी है। फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है। यह फतेहाबाद पेट्रोल पंप पर CCTV में कैद हुआ था। 26 साल का प्रियव्रत फौजी हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है। प्रियव्रत फौजी शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड है। मर्डर के समय फौजी गोल्डी बरार के सीधे संपर्क में था। गिरफ्तार किए गए दूसरे शूटर का नाम कशिश कुलदीप है। 24 साल का कुलदीप हरियाणा के झज्जर जिले के सज्जान पाना गांव के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है। इसे भी घटना के पहले फतेहगढ़ के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज में देखा गया था। ये 2021 में हरियाणा के झज्जर में हुए एक हत्या में भी शामिल है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है। 29 साल का केशव पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। फिलहाल इन तीनों को कोर्ट ने 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब दिल्ली पुलिस उन सारे राज को सुलझाने की कोशिश करेगी जो अब तक जांच एजेंसियों के लिए पहेली बने हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने इन तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें प्रियव्रत फौजी, केशव कुमार और कशिश शामिल हैं। सबकी आंखें सन्न रह गई थी इस थार जीप को देखकर। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मूसा पिंड की जान सिद्धू मूसेवाला मौजूद थे, जिन्हें बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। गाड़ी की हालत ऐसी थी मानो परखच्चे उड़ गए हों। ड्राइविंग सीट पर सिद्धू बिल्कुल बेसुध पड़े थे। इस गिरफ्तारी के बाद यह तय हो गया है कि तिहाड़ में साजिश रची गई थी। कनाडा से हुक्म आया था और पंजाब में कत्ल हुआ था। दिल्ली से नीरज गौड़, जी मीडिया। पंजाब पुलिस की कस्टडी में गैंगस्टर लॉरेंस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ठिकानों की जानकारी दे दी है। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक गोल्डी इस वक्त कनाडा में है। हालांकि लॉरेंस के बताए पते कितने सही हैं, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि आज से 3 महीने पहले ही मूसेवाला की हत्या की योजना बनाई जा चुकी थी, लेकिन चुनाव के वक्त सुरक्षा ज्यादा होने की वजह से प्लान फेल हो गया। मूसेवाला के कत्ल को 20 दिन से ज्यादा हो गए। इन 20 दिनों में कत्ल की साजिश और कत्ल के मास्टरमाइंड से लेकर गोली चलाने वाले कई शूटरों की शिनाख्त भी हो चुकी है और पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में सिर्फ यही लोग नहीं हैं। इस हत्याकांड में कई और चेहरे भी शामिल हैं। आज कत्ल की हर साजिश और साजिश की हर परत आपके सामने खुलेगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस को बताया है कि मूसेवाला की हत्या की योजना पंजाब चुनाव के दौरान ही बनाई गई थी, लेकिन चुनाव के वक्त सुरक्षा की वजह से प्लान को अंजाम नहीं दिया गया। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मानसा गांव की रेकी करने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे पहुंचे थे। पुलिस ने अब बिश्नोई गैंग के गुर्गों को ठहराने वाले गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना को भी प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। अब लॉरेंस बिश्नोई और मोहना को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है ताकि इस पूरी साजिश का सच सामने आ सके। इस जांच में यह सामने आया है कि जनवरी में 4 बदमाश मानसा गए थे। ये चारों सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए मानसा पहुंचे थे। आपको बता दें कि गैंगस्टर मनमोहन सिंह उर्फ मोहना के घर पर ही ये चारों ठहरे थे। मोहना वही शख्स है जिसने उस समय सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। हालांकि उस समय सिद्धू मूसेवाला के पास 10 कमांडो और एक पायलट जिप्सी थी, जिसके कारण हत्यारे उनका कत्ल नहीं कर पाए। हालांकि योजना उसी समय कत्ल करने की थी, क्योंकि लॉरेंस गैंग को लगता था कि अगर सिद्धू मूसेवाला चुनाव जीत गया तो उसके पास सिक्योरिटी परमानेंट हो
जाएगी, फिर उसका कत्ल करने में काफी दिक्कत आएगी। इसीलिए ये उस समय ही सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करना चाहते थे, जिसके लिए 4 बदमाश मानसा पहुंचे थे। पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेशक 29 मई 2022 को हुआ, लेकिन मौत मूसेवाला का पीछा पिछले 3 महीने से कर रही थी। 29 मई से पहले कई बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन शूटरों को सही वक्त नहीं मिला और मूसेवाला की जान बच गई। जिस गैंगस्टर मनमोहन मोहना को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाई है, वो मर्डर केस में मानसा जेल में बंद था। मोहना ट्रक यूनियन का प्रधान भी रह चुका है और उसे मूसेवाला के गांव मूसा से पंजाब और हरियाणा की तरफ भागने की तमाम रूट की जानकारी थी। पुलिस को शक है कि मूसेवाला की हत्या के बाद शार्प शूटर्स के भागने के लिए मोहना ने ही रूट प्लान तैयार किया था। सिद्धू मूसेवाले को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कई बार धमकियां मिली थी, कई बार कई कार्यक्रमों में भी जाने से रोका था, लेकिन बावजूद इसके सिद्धू मूसेवाला कार्यक्रमों में जाते रहे और वहां परफॉर्म भी करते रहे। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को यह शक था कि सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा ग्रुप के करीब जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का यह मामला सिद्धू मूसेवाला के साथ उस समय सिर्फ धमकी भर का था, लेकिन जब मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल हो गया तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की एक्टिविटी बदल गई और वे काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गोल्डी बराड ने सिग्नल ऐप के जरिए इस कत्ल की पूरी साजिश रची थी। मूसेवाला मर्डर के मामले में पंजाब पुलिस अब बिखरी हुई कड़ियों को समेटने में लगी है, लेकिन ये कड़ियां और बिखरती जा रही हैं। पता चला है कि मूसेवाला मर्डर का सियासी कनेक्शन भी है। जिस गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना से पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है, उस मोहना को कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने कांग्रेस में शामिल करवाया था और मोहना पर पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रेकी का शक है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मनमोहन सिंह मोहना मूसेवाला के नजदीक जाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुआ था। मूसेवाला भी मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और मनसा में ही मोहना कांग्रेस में शामिल हुआ था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब सियासी कड़ियां भी जुड़ना शुरू हो गई हैं। जी मीडिया नेटवर्क ने पहले ही चेताया था कि इसमें कोई न कोई सियासी एंगल जरूर है। पूछताछ के लिए लाए गए गैंगस्टर मनमोहन सिंह उर्फ मोना कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, इस बात की पुष्टि हो गई है। दरअसल मनमोहन सिंह मोहना अकाली दल से जुड़ा हुआ था और पंजाब चुनाव के दौरान वो कांग्रेस में शामिल हुआ। मनमोहन सिंह मोहना की फोटो कांग्रेस नेता रणवीर कौर ने अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। लिहाजा अब तक जो मामला गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो अब 360 डिग्री घूमकर राजनीति की तरफ भी इशारा कर रहा है। हत्याकांड की जांच कर रही एजेंसियों के सामने अब 2 सवाल हैं। पहला कि 29 मई को शूट आउट करने के लिए ट्रिगर दबाने वाली उंगलियां किन किन की थीं और इस शूट आउट का सियासी कनेक्शन क्या है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया। करीब 2.5 महीने पहले झारखंड के देवघर में रोपवे हादसा हुआ था। 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। करीब 45 घंटों तक कई लोग हवा में अटके रहे थे। आज कुछ इसी तरह हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी कई घंटों तक रोपवे ट्रॉली पर 11 लोगों की सांसें अटकी रही। कैसे लोग आसमान पर लटके रहे, कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए ये रिपोर्ट। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। या मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, घुटने की परेशानी, मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। इस वक्त ये लोग नहीं जानते कि आखिर कब कोई इन्हें बचाने आएगा। इनकी जान कैसे बचेगी, इसलिए इनके मन में घबराहट है और खौफ है कि कहीं इन्हें किसी और बड़ी मुसीबत का सामना न करना पड़ जाए। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट कर जान बचाए जाने की गुहार भी लगाई है। इन लोगों में महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं जिनकी जान मुसीबत में फंसी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 5000 फीट की ऊंचाई पर बना ये रोपवे है जहां यह हादसा हुआ है। कि ऑपरेशन में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो विक्टिम्स थे, जो फंसे हुए थे, उनकी जो मानसिक स्थिति थी, वो जो घबरा जाता आदमी, उसको वो वाला सबसे ज़्यादा एक बड़ा एक लगा था उनको परस्यू करना। अभी हम आपके साथ हैं, आप आइए,
हम आपको जैसा भी हो सकेगा, हम नीचे बैठे हैं या जो भी है, आपको बड़ा सेफली हम लेके आएंगे। उनमें ये रीअश्योरेंस लेके आना, दैट वाज द सबसे बड़ा चैलेंज ये था। आसमान में लटकती ट्रॉली में करीब 11 लोगों की सांसें अटकी पड़ी थीं। आप एक बार फिर देखिए कि इतनी ऊंचाई में जान मुसीबत में पड़ने से लोग कितना घबराए हुए हैं। भैया मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, घुटने की परेशानी, मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्से से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर हम रस्सी से नहीं उतर सकते हैं। 1.5 घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं, हालत खराब हो चुकी है अंदर से। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की ये पहली घटना है, इसलिए प्रशासन भी यहाँ पहुंचकर इनकी जान बचाने की कवायद में जुटा है। बारिश का मौसम है, इसलिए रेस्क्यू टीम भी जानती है कि इन लोगों की जान बचाने में उन्हें कितने जोखिम उठाने पड़ेंगे। ये इंसिडेंट जो हुआ है वो चिंता का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन सभी लोग 11 के 11 परिवार के सदस्य जो फंसे थे उन सबको रेस्क्यू कर दिया गया। ये हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी कठिनाई जरूर आई, थोड़ी नहीं काफी कठिनाई आई, क्योंकि बारिश हो रही थी और काफी क्लाउड्स भी काफी नीचे थे। ऊंचाई यहाँ इतनी ज्यादा है कि एक एक टूरिस्ट को नीचे लाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रशासन के भी पसीने छूटे हुए हैं, हालांकि फंसे हुए टूरिस्टों ने हिम्मत बनाए रखी। अगर जरूरत पड़ती तो एयरफोर्स की मदद तो ली जाती, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे तकनीकी खामी माना जाए या फिर लापरवाही भी इसका एक कारण है। 13 अक्टूबर 1992 का नजारा आज फिर वहीं ट्रिम्पल ट्रेल पर दिखा, जब फिर से एक बार ट्रॉली रुक गई। हमारे साथ चश्मदीद हैं, खुद भी फंसे थे वहाँ। क्या नाम है? राजेश गर्ग जी। राजेश जी, कितने बजे का समय है? क्या हुआ? 10:15 बजे हम वहाँ से बैठे थे जी, और बीच में इसने ट्रॉली ने झटका लिया जी, तो वहाँ पे जो गार्ड था उसने बोला कि जी लाइट चली गई है। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये टूरिस्ट हवा में लटके रहे। इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इन लोगों ने अपनी मदद के लिए गुहार भी लगाई। प्रशासन के मुताबिक परवाणु रोपवे ट्रॉली में तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है। संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।